नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, उनके जीवन और उनके जो असाधारण योगदान रहे हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास एक दस्तावेज है, डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत के शिल्पकार। उसी के कुछ अंशों पर हम ये चर्चा आधारित कर रहे हैं। हाँ। कोशिश ये रहेगी कि उनके जीवन के जो अहम पहलू हैं, उनके विचार, वो कैसे समाज के बिल्कुल हाशिए से उठकर आधुनिक भारत के एक प्रमुख निर्माता बने, इसे समझें। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ जीवनी नहीं है, ये उनके शुरुआती संघर्षों की है, उनकी जो कमाल की पढ़ाई लिखाई रही, सामाजिक न्याय के लिए उनका जो जुनून था, एक अथक प्रयास था। हाँ। और फिर भारतीय संविधान बनाने में उनकी जो केंद्रीय भूमिका थी, तो ये एक तरह से प्रतिरोध, बुद्धि और सुधार की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू में एक दलित महार परिवार में। जी। पिता रामजी सटपाल, वो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, लेकिन बचपन जैसा हम जानते हैं आसान नहीं था। स्कूल में ही जाति वाला भेदभाव, बहुत ज्यादा। अलग बैठना पड़ता था, एक ही बर्तन से पानी नहीं पी सकते थे। क्या ये जो दर्दनाक अनुभव थे, यही उनकी हिम्मत की वजह बने आगे चलकर। बिल्कुल, निश्चित रूप से। ये जो अपमान थे ना शुरुआती, इन्होंने अंदर एक आग जलाई होगी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचाना। अच्छा। हाँ, और उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। सोचिए उस समय ये कितनी बड़ी बात रही होगी। और उसी के सहारे वो अमेरिका गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया, फिर पीएचडी भी की। और पढ़ाई का ये सिलसिला रुका नहीं। अमेरिका के बाद लंदन गए, ग्रेजन से बैरिस्टर बने। जी। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से डॉक्टर ऑफ साइंस DSc की उपाधि भी ली। सुना है कुछ वक्त जर्मनी में भी पढ़ाई की। हाँ, कुछ समय वहां भी अध्ययन किया। तो ये जो पूरा एक ग्लोबल अनुभव था, अलग अलग देशों का ज्ञान, ये सब लेकर वो भारत लौटे, और जाहिर है एक बड़े मकसद के साथ। हाँ, और उनका जो अकादमिक काम था वो सिर्फ डिग्रियां नहीं थी, जैसे उनकी PhD थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। हाँ, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। हाँ, कहते हैं कि इसी ने आगे चल के 1935 में RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए एक तरह की वैचारिक नींव रखी। बिल्कुल। उसमें जो मुद्रा को लेकर उनके विचार थे, वो काफी आगे की सोचने वाले थे। ये दिखाता है कि उनका असर कितना गहरा और अलग अलग क्षेत्रों में था। सही कहा। और जैसा आपने कहा, उनका संघर्ष सिर्फ किताबों या यूनिवर्सिटी तक नहीं था, जमीन पर भी था। हाँ, बिल्कुल। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, शायद दलितों में शिक्षा और उनके सामाजिक आर्थिक हक के लिए। जी बिल्कुल, उद्देश्य वही था। और वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, एक्शन लेते थे, जैसे मनुस्मृति को जलाना या महाड़ में सत्याग्रह करके सार्वजनिक तालाब से पानी पीना। हाँ, वो महाड़ सत्याग्रह है। ये सब बराबरी के हक के लिए सीधी कार्रवाइयां थीं। और फिर 1935 में वो येवला में उनका बहुत मशहूर बयान आया, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। इसने तो यकीनन उस वक्त के समाज को हिला दिया होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक धार्मिक बयान नहीं था, ये उस पूरी सामाजिक व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को एक सीधी चुनौती थी। दलित समाज के लिए एक नए रास्ते, एक नई पहचान की तलाश थी इसमें। और राजनीतिक तौर पर भी तो उन्होंने आवाज बुलंद की, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। हाँ, और बाद में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन भी, ताकि दलितों को एक राजनीतिक मंच मिल सके, उनकी आवाज सुनी जा सके। फिर आया 1947, भारत आजाद हुआ और उन्हें देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। जी हाँ, ये भूमिका तो ऐतिहासिक थी। यहाँ उनका रोल कितना अहम रहा? बेहद अहम। उनकी कानूनी समझ, सामाजिक न्याय के लिए उनकी जो कमिटमेंट थी, और पश्चिमी देशों के संविधानों का उनका जो गहरा अध्ययन था, वो सब यहाँ काम आया। अच्छा। उन्होंने ही संविधान की मूल भावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, इन मूल्यों को स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। और खास तौर पर महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए जो सुरक्षा उपाय हैं संविधान में, हाँ, सेफगार्ड्स, जी, उन पर उनका बहुत जोर था। लेकिन फिर कुछ साल बाद 1951 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। हाँ, दे दिया था, हिंदू कोड बिल पर। वो बिल महिलाओं को संपत्ति और शादी जैसे मामलों में ज्यादा अधिकार देने वाला था। हाँ।
लेकिन उस पर जैसी प्रगति वो चाहते थे वैसी हो नहीं पा रही थी, कुछ मतभेद भी थे। तो अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये दिखाता है कि पद से ज्यादा उनके लिए अपने आदर्श मायने रखते थे। और फिर जीवन के आखिरी दौर में एक और बड़ा कदम, बौद्ध धर्म अपनाना। समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। लाखों लोग। जी हाँ, लाखों। ये एक तरह से उनका वो पुराना संकल्प था जो उन्होंने यवला में कहा था, उसे पूरा किया। और हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के खिलाफ ये उनका सबसे शक्तिशाली और शायद आखिरी प्रतिरोध था। और उन्हें बोधिसत्व की उपाधि भी मिली थी। जी, उससे पहले 1954 में काठमांडू में वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां उन्हें बोधिसत्व की उपाधि दी गई थी। ये बौद्ध धर्म में एक बहुत ऊंचा सम्मान है जो ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। अफसोस 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत वो तो आज भी जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है। हमारे संविधान के हर अक्षर में, सामाजिक न्याय के लिए जो भी लड़ाई आज लड़ी जा रही है, समानता के लिए उठने वाली हर आवाज में डॉक्टर अंबेडकर की विरासत हमें दिखती है। वो सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वो आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। तो हमने देखा कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी सारी सामाजिक बाधाओं को पार किया, न सिर्फ बेहतरीन शिक्षा हासिल की, बल्कि देश का संविधान बनाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। वो सच में एक सुधारक से कहीं ज्यादा थे, एक क्रांति के प्रतीक। हाँ, और उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि कैसे दृढ़ निश्चय, शिक्षा और संगठित संघर्ष से बड़े सामाजिक बदलाव लाए जा सकते हैं। उनकी विरासत सिर्फ कानून की किताबों में नहीं है, वो न्याय और बराबरी के लिए हमारे आज और आने वाले कल के संघर्षों में है। जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का वो मशहूर नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज के दौर में, आज के भारत में एक व्यक्ति के लिए या समुदायों के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर सोचना शायद हम सबके लिए जरूरी है।